इज़राइल ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा विचार है जिसके लिए हजारों साल से जंगें लड़ी गईं। एक ऐसी जमीन जहां का हर पत्थर, हर जर्रा या तो किसी पुराने वादे की कहानी कहता है या फिर किसी ताजे जख्म की। देखिए, ये सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। ये तो एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा मंच जहां बड़े बड़े धर्मों ने जन्म लिया, बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गईं, और आज भी यहाँ दो कौमों के सपने आपस में टकराते हैं। यहाँ की कहानी ही कुछ ऐसी है। हर जीत अपने साथ नए दुश्मन लाई, और हर तबाही के बाद एक नई उम्मीद ने भी जन्म लिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इस जमीन में ऐसा है क्या? ऐसा क्या है जो इसे एक ही वक्त में इतना पवित्र भी बनाता है और उतना ही विवादित भी? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे संघर्ष की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे चलना होगा। उस दौर में जाना होगा जब यहूदी लोगों का इस जमीन से रिश्ता सिर्फ जमीनी नहीं था, बल्कि ये गहरा रूहानी और जज्बाती रिश्ता था। एक ऐसा कनेक्शन जो आज भी उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, नहीं, ये एक कहानी है। एक देश के बनने की, फिर उसके उजड़ने की, और फिर घर लौटने की एक कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिश की कहानी। और हाँ, जब रोमन्स ने उनका मंदिर तबाह कर दिया तो यहूदी लोग पूरी दुनिया में बिखर गए। इसी बिखराव को कहते हैं डायस्पोरा। तो याद रखिए, तीन चीजें, एक राष्ट्र, उसका विनाश और वापसी की चाहत, यही तीन पिलर हैं इस पूरे संघर्ष के। चलिए अब जरा वक्त में एक लंबी छलांग लगाते हैं। सीधा चलते हैं 19वीं सदी में। यहां एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुआ। एक ऐसा आंदोलन जिसने उस हजारों साल पुराने सपने को एक मॉडर्न हकीकत में बदलने की ठान ली। तो ये ज़ायोनिज़्म क्या था? देखिए, ये सिर्फ कोई रोमांटिक ख्याल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में यूरोप में सदियों से जो यहूदियों के साथ भेदभाव और नफरत हो रही थी, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहते हैं, उसका एक सीधा सीधा जवाब था। इस विचारधारा का मानना था कि अगर यहूदियों को सुरक्षित रहना है तो उन्हें अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि पर लौटना ही होगा। और थियोडोर हर्जल के ये शब्द, जरा सोचिए, उस वक्त के जज्बे और यकीन को दिखाते हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक पूरा प्लान था, बाकायदा एक टाइमलाइन के साथ। वो जैसे भविष्य देख पा रहे थे। अच्छा, अब हम आ गए हैं 20वीं सदी में, वो तूफानी दौर जिसने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि आधुनिक इज़राइल के जन्म की जमीन भी तैयार कर दी। तो देखिए कैसे चीजें आगे बढ़ीं। पहले एक सुपर पावर का वादा, फिर एक पूरे महाद्वीप में भयानक नरसंहार, और आखिर में दुनिया का एक ऐतिहासिक फैसला। इन चार बड़े इवेंट्स ने मिलकर एक ऐसे देश की नींव रखी जो उस वक्त तक बना भी नहीं था। और फिर वो साल आया, 1948। वो ऐतिहासिक साल जब डेविड बेन गुरियन ने इज़राइल राज्य की स्थापना का ऐलान कर दिया। हजारों साल का इंतजार और सदियों का निर्वासन सब खत्म हो गया। लेकिन 1948 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ इस्राएलियों के लिए यह स्वतंत्रता का युद्ध था, एक चमत्कार, पर दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के लिए यह नकबा था, यानी महाविनाश। एक ऐसी तबाही जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। और इस जगह की सच्चाई को समझने के लिए इन दोनों ही कहानियों को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आज़ादी मिलने के बाद के जो दशक थे वो भी कोई शांत नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दौर था जिसमें बड़े बड़े युद्ध हुए और शांति के लिए नाजुक कोशिशें भी हुईं। ये सिलसिला बार बार दोहराया गया। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि कैसे इस पूरे इलाके की किस्मत जंग और समझौतों के बीच झूलती रही। सोचिए 1967 का 6 डे वॉर, जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल डाला। फिर आया पहला इंतिफादा, यानी इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनियों का एक बहुत बड़ा विद्रोह। और फिर 1993 का ओस्लो अकॉर्ड्स, जिससे एक पल के लिए लगा कि शायद अब शांति हो जाएगी। हर एक घटना ने इस इलाके के भविष्य को एक नया ही मोड़ दे दिया। तो चलिए अब सीधा आज के दौर में आते हैं, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि आज का इज़राइल एक साथ दो अलग अलग दुनिया में जी रहा है। एक तरफ है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ वही सदियों पुराना संघर्ष। और यही इज़राइल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो ये स्टार्टअप नेशन कहलाता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ग्लोबल हब, लेकिन दूसरी तरफ वही पुराना गहरा संघर्ष है जो आज भी जिंदा है, उसकी सड़कों पर, उसकी सरहदों पर, और हाँ, उसके लोगों के दिलों में भी।
और आज की तारीख में भी संघर्ष की ये आग कुछ बड़े अनसुलझे मुद्दों की वजह से भड़कती रहती है। जैसे यरूशलेम का फाइनल स्टेटस क्या होगा, वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार क्यों हो रहा है, और गाजा की नाकाबंदी। जब तक इन बड़े सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक परमानेंट शांति एक दूर का सपना ही लगती है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसकी बुनियाद ही अस्तित्व और संघर्ष पर टिकी है। उसका अगला चैप्टर, अगला अध्याय कौन लिखेगा, और वो अध्याय शांति की स्याही से लिखा जाएगा या फिर जंग के खून से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।